अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। उसके इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसका कंपैरिजन देखेंगे दूसरी फ्रेमवर्क्स के साथ और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स आजकल के जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन है। रिएक्ट जेएस है क्या, रिएक्ट जेएस के फीचर्स क्या हैं और रिएक्ट जेएस का एंगुलर के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और रिएक्ट जेएस को रिएक्ट नेटिव के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। स्टेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अलावा कंपोनेंट्स क्या हैं और उनका कंपैरिजन किस तरीके से हो सकता है, फंक्शंस क्या हैं और दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा इंस्टॉलेशंस को देखेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, जिससे आप यूज़र इंटरफेस बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस जो है वो जैसे आपको पता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी यूआई को जो है ना वो रेंडर करवाते हैं। तो बैकएंड से जब भी डाटा आपके पास आता है तो आप यूआई के ऊपर वो डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, जैसे कि डॉट नेट के अंदर रेजर व्यू इंजन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नोट डॉट जी एस में जाएँ तो उसके अंदर भी एक्सप्रेस जी एस है और इसी तरीके से और दूसरे फ्रेमवर्क्स में चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के यू आई इंजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पॉपुलर है एंगुलर है, अगर आप एंगुलर को यूज़ करना चाहें तो एंगुलर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट जो है वो भी एक यू आई बेस्ड इंजन है फॉर बिल्डिंग द यूज़र इंटरफेसेस, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आज हम रिएक्ट जो इसको देखेंगे, ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसकी मदद से आप यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं और ख़ास तौर पे सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी आपको एक कॉन्सेप्ट होता है एसपीएफ। तो उसका मतलब ये होता है कि एक ही पेज में तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो है ना वो डिज़ाइन हुई हुई हो, उसमें सेक्शंस बने हुए हों, कंपोनेंट्स बने हुए हों और वो आपस में रेंडर भी हो रहे हों और ये लाइट वेट भी हो, ठीक है। इसकी वजह से अगर पेज लाइट वेट नहीं होगा तो पेज आपका बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और उसके अलावा ये व्यू लेयर पे काम करे और व्यू लेयर और मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी काम कर सके, ठीक है। तो रिएक्ट वैसे रिएक्ट के लिए नेटिव है जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आपका रिएक्ट जेएस के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप रिएक्ट नेटिव पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप बहुत अच्छी रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस के फीचर्स क्या हैं? रिएक्ट जेएस के बेसिक जो फीचर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं वो तो 6 हैं। तो उसको वन बाय वन देखते हैं। JSX बेसिकली स्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट एक्स7। तो ये एक जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML को लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि वो जो है ना वो आपका जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक HTML अगर आपने रेंडर करवानी है, फॉर एग्जांपल आपने एक डिव बनाना है और डिव के अंदर फिर मज़ीद 2-3 डिव हैं और फिर उसके अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके लेफ़्ट कंट्रोल, राइट कंट्रोल। तो ये सारी जो HTML है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं आप उसको रेंडर करवाने के लिए, ठीक है। डायनामिक रेंडर अगर आपने करवाना है, उसमें डेटा लेकर आना है, तो बजाय इसकी कि जैसे jQuery के अंदर होता था कि आपने HTML आपके पास सर्वर से होके डिस्प्ले होती थी और फिर उसका जब पेज लोड हो जाता था तो वो HTML रेंडर हो जाती थी, फिर जावास्क्रिप्ट उस HTML को ग्रैब करती थी बाय डॉम, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें मॉडिफिकेशन करती थी। यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर इस तरह है कि आप अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिख देते हैं। तो जैसे ही आप ये चीज़ें लिख देंगे तो फ़ौरन आप उसको पेज पे रेंडर थ्रो करवा सकते हैं। तो इसका दूसरा फीचर है उसको देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसमें हर चीज़ एक कंपोनेंट है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट लें तो उसमें एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है। तो इसमें ये समझ लीजिए 5 कंपोनेंट हो गए। फिर सेंटर के अंदर भी फिर अपने पास सेक्शंस होते हैं, ये सारा कुछ। तो इस तरह कंपोनेंट बेस्ड बना सकते हैं और वो रीयूजेबल है, ठीक है। तो इसमें इसको एग्जाम्पल जब होगी तो उसमें हम देखेंगे कि कंपोनेंट बेस्ड किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और इसका फीचर है वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। देखिए डेटा बाइंडिंग ये होती है आपको पता है कि जब आप सर्वर से डेटा लेकर आते हैं तब भी आपको कंट्रोल पे डेटा बाइंड करना पड़ता है और फिर जब आप कंट्रोल से डेटा पोस्ट करते हैं तब भी डेटा बाइंड करना पड़ता है। तो ये डबल डबल डेटा बाइंडिंग होती है जो कि टू वे डेटा बाइंडिंग, यानी जब आप टेक्स्ट पे कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट से, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ राइट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके टेक्स्ट बॉक्सेस का जो डेटा है वो जावास्क्रिप्ट परसिस्ट भी कर सके, यानी उसको रख सके।
अगर ऐसा ना होगा तो फिर क्या होगा, सबमिट करते हुए फिर आप दोबारा से वो सारा डेटा उसमें पास करेंगे, फिर दोबारा से डेटा बढ़ जाएगा। तो ये जो बाइंडिंग होती है इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करते चले हैं वो पीछे जावास्क्रिप्ट उसको फौरी के फौरी बेसिस के ऊपर अपने पास होल्ड करके रखे, और जैसे ही पेज आपका सबमिट हो तो वो आपको बार बार रीयूजेबिलिटी, यानी बार बार आपको लिखना ना पड़े कि यार ये कोड का डेटा है और ये इस तरह है। ठीक है, तो हम देखेंगे बाइंडिंग किस तरीके से होती है इसमें, और उसकी फिर एग्जांपल्स के अंदर मज़ीद उसकी डिटेल देखेंगे। लेकिन ये कि वन वे डेटा बाइंडिंग आपको सपोर्ट करती है, इसके लिए आपको डबल वो नहीं करनी पड़ती, और ये लाइट वेट होती है। ठीक है। अच्छा, और ये इम्यूटेबल भी होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, लेट सपोज कि आपके पास एक पेज है, उसके ऊपर अगर आपके 4 कंट्रोल हैं, तो कल को आपने उसके अंदर मज़ीद कंट्रोल्स ऐड कर दिए, तो आपको बस इस अपनी स्टेट के अंदर वो वेरिएबल्स को ऐड करना है, तो खुद ब खुद इम्यूटेबल हो जाएगा। तो वो म्यूटेबल हो जाएगा। तो ये इम्यूटेबल होते हैं, सपोज टू बी, यानी आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और चीज़ है, वो उसको कहते हैं वर्चुअल डॉम। ठीक है, वर्चुअल डॉम क्या चीज़ है? वर्चुअल डॉम ये होता है कि आपके पास नॉर्मली ये होता है जब आपके पास डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब आपके पास पेज कोई भी लोड हो जाता है, तो उसका जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको गेट करने के लिए उसको उसको डॉक्यूमेंट जब आप करते हैं तो पूरा डॉम आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये डॉम कहलाता है। लेकिन ये वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम से मतलब ये नहीं कि ये अपने पास इन मेमोरी में डॉम अपने पास बना के रखता है, और उसके बाद जो है वो यानी ये इतना पावरफुल है कि ये मेमोरी के अंदर ही जो डॉम उसने बनाना है वो मेमोरी के अंदर ही रख लेता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका ये आप वन वे डेटा बाइंडिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हो, और जो है ना इसकी मदद से आप परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर सकते हो। ये वर्चुअल डॉम एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिंप्लिसिटी है इसका, एक एक फीचर है इसका। तो सिंप्लिसिटी ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर कोड लिखना। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरीके से कर सकते हैं। और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है कि कंपोनेंट बनाते जाएं, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रीयूजेबल भी कर सकता है, और सारे कंपोनेंट्स आपस में कंबाइंड भी हो सकते हैं, उनमें लॉजिक्स भी लगा सकते हैं। आप मतलब कोई कंडीशन बेस के ऊपर भी कंपोनेंट जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी आसान है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसकी वजह ये है कि ये क्या करती है कि ये इन मेमोरी जो है ना वो वर्चुअल डॉम की वजह से ये बहुत ज़्यादा यानी सर्वर साइड डेटा रेंडरिंग कर देती है। यानी ये इसका एक ऐसा फीचर है जो इसने सबको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। यानी सर्वर साइड पे डेटा को बाइंड कर देती है, बजाय इसके कि नॉर्मली आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ले लें, तो उसमें जो भी डेटा आपके पास सर्वर से आता है वो सर्वर से आने के बाद ही जो है वो बाइंड होता है डॉम का कॉन्टेक्स्ट लेके। लेकिन ये इतना पावरफुल है कि डॉम वर्चुअल डॉम अपने इन मेमोरी में बना के उसमें डेटा बाइंड करके फिर आपको स्टोर करती है। तो ये इसकी एक फीचर है ज़बरदस्त। उसके अलावा अगर आप देखें तो रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस जो है वो 2013 के अंदर इसका पहला वर्जन आया, और एंगुलर जो है वो काफ़ी पहले से 2010 से इसकी फर्स्ट रिलीज आई थी, लेकिन इसकी मेच्योरिटी रिलीजेस 2012 के बाद 14 के बाद आना शुरू हुई है। उसके अलावा आपको पता है रिएक्ट जेएस फेसबुक कम्युनिटी ने बिल्ड की है। उसके अलावा एंगुलर जो है वो गूगल की है। टाइप इसकी क्या है कि फ्रंट एंड ओपन लाइब्रेरी है। अच्छा, ये एक बड़ा फ़र्क है कि ये एक छोटी सी सिंपल सी दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, इनको इंक्लूड करने से ही जो है ना वो आप रिएक्ट जेएस की फंक्शनलिटी को हासिल कर सकते हैं। और एंगुलर जेएस ये है कि ये एक फुली फ्रेमवर्क एमवीसी बेस, इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, और फिर उसके बाद हैवी डेटा का सर्वर से आ रहा है तो उसको फिर लेना, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर लोड करना। तो इसके अंदर पूरा एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है एमवीसी, जबकि ये एक सिंपल सी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है सिर्फ यूआई बिल्डिंग के लिए। लैंग्वेजेस आपको पता है कि इसके अंदर जो है JSX फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, और तो आप एक ख़ास लाइब्रेरी है जिसको मैं अभी बताऊंगा एग्जांपल में, उसको आप इंक्लूड कर लेंगे तो आप JSX फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट एंड HTML बेस है एंगुलर। उसके अलावा रेंडरिंग, जैसे मैंने बताया सर्वर साइड रेंडरिंग ही कर देता है डेटा की वर्चुअल डॉम बना के।
और यहाँ पर क्लाइंट साइड, बल्कि जितने भी दुनिया के फ्रेमवर्क्स हैं एंगुलर नहीं, उसके अलावा जितने फ्रेमवर्क हैं वो सब क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही करते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग जो है ना वो जावास्क्रिप्ट बेस फ्रेमवर्क में वैसे इस पे डॉट नेट में होता था, लेकिन वो सर्वर साइड रेंडरिंग इस तरह होती थी कि वो पूरा पूरा कंट्रोल जो है ना वो सर्वर से रेंडर होके आता, वो जावास्क्रिप्ट नहीं होता, तो ज़ाहिर सर्वर तो से रिस्पॉन्स आना फिर रेंडर होना वो काफ़ी स्लो होता था। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड रेंडरिंग है, ये चीज़ आप इसमें जहन में रखें। उसके अलावा इसका आर्किटेक्चर, इसका कोई आर्किटेक्चर नहीं है, सिंपल सी प्लेन फॉर्मेट में है, आप अपने क्लासेस बनाएं, फंक्शंस बनाएं और शुरू हो जाएं। जबकि एंगुलर जेएस एक कंप्लीट एफबीसी आर्किटेक्चर है, तो इसका एक कंप्लीट आर्किटेक्चर आपको पता है, मॉडल व्यू मॉडल और इसी तरीके से कंट्रोलर, ठीक है। उसके अलावा डेटा बाइंडिंग जैसे बताया यूनी डायरेक्शनल है और उसमें बाई डायरेक्शनल, यानी वन वे डेटा बाइंडिंग है और उसमें टू वे डेटा बाइंडिंग है। डॉम क्या चीज़ है, इसमें जैसे मैंने वर्चुअल डॉम है, उसमें रेगुलर डॉम है। लर्निंग कर्व देखिए, इसमें लर्निंग कर्व ये है कि लो लर्निंग कर्व है, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इससे चंद एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना है तो आप आराम से रेट पे काम कर सकते हैं। जबकि एंगुलर पे इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते जब तक उसको पूरा आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड ना कर ले। उसके अलावा रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में क्या फ़र्क है, देखिए ये अब 2013 के अंदर रिएक्ट जेएस बॉर्न हुई, जबकि रिएक्ट नेटिव 2015 में हुई है। प्लेटफॉर्म जो है वो रिएक्ट जेएस का वेब है, क्योंकि ये एचटीएमएल और सीएसएस और एचटीएमएल के साथ काम करती है। लेकिन रिएक्ट नेटिव जो है ना वो मोबाइल और आईओएस या एंड्रॉयड, ये किसी भी मोबाइल डिवाइसेस के यूआई के लिए आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर आपकी आपको रिएक्ट जेएस आती है तो रिएक्ट नेटिव में आप आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एचटीएमएल है, उसमें एचटीएमएल नहीं होती, ठीक है। जो मोबाइल टेम्पलेट्स होते हैं उनमें एचटीएमएल नहीं होती। इसमें सीएसएस होता है, उसमें सीएसएस नहीं होती। इसमें प्रीरिक्विजिट्स में आपको एचटीएमएल सीएसएस वगैरह होना चाहिए और उसके अंदर रिएक्ट जेएस आनी चाहिए। उसके अलावा स्टेट्स एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, देखिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम एग्जांपल के अंदर मजीद इसको डिटेल में देखेंगे। स्टेट्स डेटा होल्ड करता है, ठीक है, तो कंपोनेंट का डेटा होल्ड करके रखता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक पेज बनाया उसके अंदर 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो उन 4 टेक्स्ट बॉक्सेस के डेटा को होल्ड करके रखेगा स्टेट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा प्रॉप्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप डेटा जो है वो एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल में पास अगर करना है तो उसके लिए आप प्रॉप्स यूज़ करते हैं। प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। म्यूटेबिलिटी क्या चीज़ है, इस म्यूटेबल, ठीक है, इस म्यूटेबल है, यानी कि इसके अंदर अगर आपने जितना डेटा बढ़ाना चाहें, इसके अंदर जितनी फील्ड्स ऐड करना चाहें तो उसको कोई इशू नहीं होता, ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। और जबकि प्रॉप्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो डेटा आपने पास कर दिया, जो फॉर्मेट आपने पास कर दिया, बस वही रहेंगे। म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है ये, ठीक है। उसके अलावा रीड ऑनली की प्रॉपर्टी है, कैन बी चेंज, ठीक है। तो स्टेट आपको पता है कि आप आराम से चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह पे, मतलब किसी फंक्शन में आपने स्टेट के अंदर कोई पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दी, किसी दूसरे फंक्शन में जाके स्टेट पैरामीटर की वैल्यू कुछ और कर दी तो कर सकते हैं, जबकि प्रॉप्स में नहीं कर सकते। उसके अलावा चाइल्ड कंपोनेंट्स में कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड कंपोनेंट, तो स्टेट जो है ना चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक्सेस नहीं हो सकती जब तक कि आप उसे पास ना करें। उसके अलावा कैन बी एक्सेस ऑन अ चाइल्ड कंपोनेंट, ये प्रॉपर्टीज जो है ना चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास हो सकती है। स्टेटलेस कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव स्टेट, कैन हैव प्रॉप्स। तो बेसिकली इसके अंदर कोई स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टेट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं उनमें स्टेट होती ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कंपोनेंट का कंपैरिजन। देखिए कंपोनेंट्स भी दो तरह के होते हैं, नीचे डायग्राम में अगर आपको नज़र आ रहा होगा क्लास और स्टेटफुट कंपोनेंट, तो उसके अंदर आपने लिखा है एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट और उसके अंदर एक मेथड बना दिया रेंडर का, तो उसमें आपने एक प्रॉपर्टी टाइटल को डिस्प्ले कर दिया। दूसरी एग्जांपल में स्टेटस कंपोनेंट बनाया दिस डॉट, अब दोनों एग्जांपल सेम रिजल्ट दे रही है, ठीक है, दोनों एग्जांपल बिल्कुल सेम रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन एक आपके पास कहलाएगा क्लास कंपोनेंट और दूसरा कहलाएगा फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। अब हम क्लास कंपोनेंट जो क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि स्टेट क्या है, कैन होल्ड और मैनेज द स्टेट,
ठीक है। तो आपके पास जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्लास बेस होते हैं, उनके अंदर आप स्टेट को मैनेज कर सकते हो, यानी स्टेट को हैंडल कर सकते हो। जबकि फंक्शन कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो इनलाइन होते हैं, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें आप स्टेट को हैंडल नहीं कर सकते। सिंप्लिसिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो ज़ाहिर है कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास टास्क है तो उसको हैंडल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जबकि आपके पास जो भी नॉर्मल होते हैं वो सिंपली टू अंडरस्टैंड, बेसिकली इसमें क्या है कि सिंपल सा होता है, इसमें कोई इसमें वो मुश्किल नहीं है, इसका सिंटैक्स भी इजी है और एक इनलाइनर है। लाइफ साइकिल्स मेथड, देखिए इसके रिएक्ट के लाइफ साइकिल्स मेथड हैं, ठीक है। तो 6-7 मेथड है, मैंने इस स्लाइड में शामिल नहीं किए, लेकिन उसको आप इस तरीके से समझ लें। इनिट है, उसके अलावा कंपोनेंट डेटा माउंट है, कंपोनेंट लोडेड है, इसी तरीके से कंपोनेंट अनमाउंट है। इस तरीके से 5-6 इवेंट्स हैं। तो उन 5-6 इवेंट्स को जो है ना वो अगर आपने उस लाइफ साइकिल्स इवेंट्स की कुछ हैंडलिंग करनी है तो फिर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। क्लास स्टेटफुल कंपोनेंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो और इसमें आप नहीं कर सकते लाइफ साइकिल्स को, ये सिंपल से इनलाइन फंक्शंस होते हैं, इनलाइन कंपोनेंट्स होते हैं। रीयूजेबिलिटी, तो इसका ये बेनिफिट है कि आप इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। ये कंपोनेंट आपने एक बना दिया तो इसको, इस कंपोनेंट को आप कहीं पे भी रीयूज़ कर देंगे। जबकि आपका स्टेट लेस कंपोनेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको आप नहीं कर सकते, उसको उसी फाइल के अंदर, उसी जीएस फाइल के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर जिधर भी चाहिए तो वो चाहिए होगा इस तरीके से। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि स्टेटफुल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस क्या होता है। जिसमें स्टेट मेंटेन हुई है वो स्टेटफुल होंगे, जिसमें स्टेट मेंटेन नहीं होगी वो स्टेटलेस होंगे। और उसके अंदर हमने देख लिया सिंटैक्स का फ़र्क है, तो ठीक है, उसको कंपोनेंट से ड्राइव करके बनाना पड़ता है। इसके अंदर सिंपल इनलाइनर होता है और दोनों एक ही काम कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप हमेशा स्टेटफुल ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं इंस्टॉलेशन। देखिए इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आप रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पे जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिएक्ट डॉट जी एस आप चले जाएँ और उसके बाद फिर आप चले जाएँ, आप सबसे पहले ये रिएक्ट जी एस की वेबसाइट पे चले गए, फिर उसके बाद आपने कह दिया गेटिंग स्टार्टेड। जब आप स्टार्टेड चले गए तो आपके पास यहाँ इंस्टॉलेशन आ रही है। अच्छा, रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन के दो स्टेप्स हैं। एक ये है कि अगर आप किसी भी नोड डॉट जेएस के एप्लीकेशन में स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, और अगर आपने सिंपल सी कोई एप्लीकेशन पे काम करना है तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस को किस तरीके से आपने किसी भी एप्लीकेशन में डालनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है नोड डॉट, अगर आपके पास नोड डॉट जी एस है फॉर एग्जांपल, उसका जो वर्जन है वो 8 से बड़ा होना चाहिए और एन पी एम का वर्जन जो है ना 5.6 से बड़ा होना चाहिए। पहले आप अपनी मशीन के ऊपर नोड डॉट जी एस से 8.1 से बड़ा वर्जन डाल दें, ठीक है। कोई 10 डाल दें, 12 तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आप एन पी एम डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर आप ये कमांड चला सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि एन पी एक्स लिखेंगे आप, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने एन पी एक्स, और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप ये लिखेंगे और सिंपल जो भी आपका ऐप का नाम वो लिख देंगे, बस दैट्स इट। और फिर उसके अंदर जाके सिर्फ एन पी एम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट, ताकि आपके पास सारी डिपेंडेंसीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर देगा। तो अभी आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, हम सिंपल सी एंड सी डी एन को देख लेते हैं। सी डी एन क्या है, अगर आपने नॉर्मल कोई वेबसाइट है आपकी नोट डॉट जे एस की नहीं है और उसके अंदर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ये दो आपके पास लाइब्रेरीज हैं, ये आप इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बेहतर है कि आप इन दोनों लाइब्रेरीज को अपने पास सेव कर लें, इनको ये कॉपी कर लें, ठीक है, इनके पाथ को, और उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जैसे ये मैंने कॉपी करा और यूँ आपने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ये फाइल्स पूरी आपके पास खुल के सामने आ जाएगी। इसको आप सेव कर लें अपने पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी फाइल के अंदर। और इसी तरीके से जब ये दोनों फाइल्स हो जाएँ तो उसके बाद एक आपके पास जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जे एस एक्स, ये बेबल है। तो बेबल जे एस डॉट आई ओ, ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए, अगर आप इसके सिंटैक्स को देख लें तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। तो ये क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ को भी ख़त्म करता है और आपके
जो बिहेवियर है उनको स्पेशल कर देता है। तो आप इसको भी सेटअप करना पड़ेगा अगर आपको JXS फॉर्मेट करना है। इसमें इन द ब्राउज़र, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या वो है, तो आप उसे बता दें कि मैं ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद ये आपको बता देगा कि यार ये वाली फ़ाइल आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल को भी इसी तरीके से डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, मैंने एक React.js के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर एक JS का फ़ोल्डर बना दिया और एक HTML बना दिया और एक JS बना दी, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा ये एक HTML पेज है। अगर मैं इस पेज को खोल के दिखाऊँ आपको, तो इस पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल और एक सिर्फ ये लिखा हुआ है div id इज इक्वल टू F1, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों फाइल्स का मैंने बाद डाउनलोड करके मैंने अपने पास यहाँ से सेट कर दिया और फिर उसके बाद बेबल की भी फाइल को मैंने डाल दिया। ये तीनों फाइलें JS फोल्डर के अंदर मुझे नज़र आ जाएगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने सिंपल स्क्रिप्ट इज इक्वल टू एग्जाम्पल, अब ये जो मैं जितनी भी एग्जाम्पल बनाऊंगा वो सब इसमें जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ टाइप क्या लिखी हुई है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश बेबल है। यानी अब जो चीज़ इसमें लिखी जाएगी, नॉर्मली अगर आप लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बेबल लिखेंगे आप टेक्स्ट स्लैश, ताकि ये जो भी सिंटैक्स है इसके वो स्क्रिप्टिंग जो है ना अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो अगर आप हम इस पेज को खोलते हैं main.html, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपल आपको कंसोल भी खोल लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई सिंपल लोकल होस्ट React.js और main.html, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और आप चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि यार ये कोई जावास्क्रिप्ट है और सिंपल ऐप लिखा हुआ, दैट्स इट। अब ये तीनों फाइल्स आपने डाल दी, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल्स को हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन की एग्जाम्पल देखते हैं। इनलाइन क्या चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने सिंपली सबसे पहले ये करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ऐप वन, जो भी ऐप का कॉन्टेक्स्ट है वो आप उठा लें, क्योंकि जो भी आप जावास्क्रिप्ट बनाएंगे उस ऐप के अंदर रेंडर करनी है आपने। तो इसका एक मेथड है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है। बस इसके अंदर जाके आपने देखिए कोई सिंगल कोड नहीं दिया, कुछ नहीं, सिंपल आपने टैग लिखा H1 हेडिंग 1 और इसके नॉट इक्वल टू, और इस तरीके से आपने हेडिंग का टैग भी बंद कर दिया और सिंपली ऐप के अंदर सिंपल एक लाइन लिख दिया आपने। और आप इसको सेव करें और अब आप चेक करें कि आपके पास क्या आउटपुट आता है। अच्छा, अभी आप अभी जो एग्जांपल है इसके अंदर सिंपल मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और सिंपल उसका एक ओपनिंग ब्रैकेट बनाया और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर दो पैरामीटर दिए। पहले में आपने सिंपल HTML लिख दी और दूसरे में सिंपल आपने F1 ऐप जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी और F1। ये F1 क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ हमने एक F1 दे दिया, यानी जितनी भी जावास्क्रिप्ट रेंडर होके आएगी वो इसके अंदर आएगी। अब जैसे ही अब हमने इसको चलाया तो ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगला इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक फंक्शन बनाते हैं। सिंपल एक आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन वन प्रॉप्स, ये प्रॉप्स आपने सिंपल एक पैरामीटर पास कर दिया इसमें, ठीक है। और इस प्रॉप्स के अंदर आपने सिंपल आपने रिटर्न लिखा और रिटर्न के अंदर आपने एक डिव बनाया और उसके अंदर फिर आपने लिखा फंक्शन एग्जाम्पल और फिर प्रॉप्स डॉट नेम, यानी जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर एक जो भी पैरामीटर पास होगा उसमें एक चीज़ होगी नेम और फिर नीचे ULLI सिंपल HTML आपको नज़र आ रही होगी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको यूँ कर लें, अगर आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी इस तरीके से। तो ये आप इसको अपने हिसाब से वो भी कर लें, इंडेंट भी कर लें, यूँ कर लें आप, ठीक है। तो आपको सिंपल से नज़र आ रहा है कि कुछ इसमें पास होगा और उसके अंदर नेम जो होगा वो डिस्प्ले होगा। और ये पास किस तरीके से होगा कि आपने सिंपल रिएक्ट डॉम लिखा, डॉट रेंडर लिखा और ये आपने इस तरह फंक्शन का जो भी फंक्शन का नाम है उसको इस तरह टैग बना के फंक्शन का नाम जो भी है और उसके अंदर नेम, ये आपने एक ऐसे एट्रीब्यूट इसमें पास कर दिया नेम, तो ये जितने भी आप एट्रीब्यूट पास करते जाएंगे वो प्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद माई टेस्ट फंक्शन और फिर दूसरा पैरामीटर इसी तरीके से। ये अब हमने देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो आपको नज़र आया फंक्शन एग्जाम्पल
माई टेस्ट फंक्शन और इसके बाद बाकी नीचे HTML। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कुछ सिंपल सी HTML और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इस फंक्शन की एग्जांपल आपने देख ली। अगले देख लेते हैं कि ये सारी एग्जांपल्स मैंने तैयार करके रखी हैं ताकि आप इसको देख सकें। तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरी एग्जांपल में क्या है कि एक टिक की एग्जांपल है, यानी आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर एक टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मैंने सिंपल सा एक इनलाइन फंक्शन बना दिया जिसे स्टेटलेस भी कहते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था। उसमें सिंपल कांस्टेंट, यार यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करेंगे ना तो एज अ डिक्लेयर करेंगे तो एज अ कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद फिर ये गोल ब्रैकेट और उसके बाद सिंपल मैंने डिफ बनाई, इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर इसके लिखा इट्स, और फिर उसके बाद इट इज़, आपने डेट लिखी और टाइम लिखा, और उसके बाद आपने कह दिया कि ये जो भी आपके पास टिक है इसको मैं रेंडर कर देता हूँ इस एलिमेंट को और इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है ये बार बार होता रहे ताकि मेरे पास टाइम डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 सेकंड का टाइम ले लिया और यहाँ फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये एग्जाम्पल हम चला के देखते हैं कि इससे किस तरह डिस्प्ले होगा। देखिए हेलो वर्ल्ड और उसके बाद जो भी करंट टाइम आ रहा है, इट इज़, जो भी टाइम आ रहा है उसका चेंज होता जा रहा है, ये बार बार जो है ना ये अपडेट होता जा रहा है कंट्रोल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आप सिंपल सा ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यार क्लास लेवल पे किस तरीके से काम करेंगे आप। क्लास लेवल पे सिंपल सा आपने क्या काम करना है कि आपने लिखा माई क्लास क्लास, ठीक है, माई क्लास 1। फिर आपने लिखा एक्सटेंड, एक्सटेंड आपने ज़रूर लिखना है। एक्सटेंड यानी आपको पता है जावा से ड्राइव होगा, ये इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट उसकी बेस क्लास है, उससे आपने ड्राइव कर ली क्लास। फिर इसके बाद आपने लिखा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्टर उसका नाम लिखा और इसके अंदर प्रॉप्स पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी आपके पास फंक्शंस होते हैं उसमें आप प्रॉप्स पास भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको इसमें रिसीव हो जाएंगे। और आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है ताकि इसके सुपर कंपोनेंट्स जो है ना, यानी ये सुपर जो क्लासेस हैं वो भी अपडेट हो सके, ठीक है, प्रॉप्स के साथ, वरना इसकी फंक्शनलिटी में बिहेवियर में चेंजेस आएंगी। फिर उसके बाद आपने एक डिक्लेयर किया एक वेरिएबल दिस डॉट स्टेट, यानी दिस का मतलब है यानी इस क्लास में और इस क्लास की स्टेट के अंदर एक वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसमें 3 चीज़ें डाल दी, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। अब ये 3 चीज़ें आपने डाल दी हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था इसकी कुछ लाइफ साइकिल फंक्शंस है, उसमें से एक ये भी है कंपोनेंट डेट माउंट। ये तब कॉल होता है जब आपका पेज लोड हो चुका होता है। तो आफ्टर लोडिंग दिस मेथड विल बी कॉल्ड। तो आपने इसको इसका नाम सेम ही रखा। इस अच्छा, इसमें सारी की सारी जो नेमिंग कन्वेंशन होती है ना वो आपने इस तरीके से रखनी है, जिसको कैमल केसिंग कहते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल होता है और बाकी फिर बाकी कैरेक्टर बड़े होते हैं। तो आपने यहाँ पर लेकिन जितने भी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, उनके नाम बड़े रखने पड़ेंगे ताकि वो टैग में इस तरह आ सके। तो आपने एक स्टेट डिफाइन कर दी और उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट यूज़ किया, फिर दिस डॉट सेट स्टेट किया। सेट स्टेट से अंदर क्या किया, इसमें जैसे ही कंपोनेंट लोड हो जाए तो तुम ये वैल्यू सेट करो, नेम के अंदर ये वैल्यू सेट कर दो, डिस्क्रिप्शन में ये सेट कर दो, प्राइस में ये सेट कर दो। उसके बाद रेंडर के अंदर क्या है, रेंडर का मेथड ये होता है कि जब लास्ट में रेंडर का मेथड आपने लाजमी लिखना होता है, और इसका मतलब ये होता है कि अब आप डेटा थ्रू करने जा रहे हो स्क्रीन पे। तो जब भी इस कंपोनेंट को हम इनिशियलाइज़ करेंगे जैसे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो भी डेटा मौजूद होगा वो डिस्प्ले। तो आपने यहाँ लिखा हुआ है कि 2 एग्जांपल एक साथ ली हुई है इसमें, और इसमें प्रॉप्स भी ली हुई है, स्टेट भी ली हुई है। तो स्टेट आपने देखा कि खुद से आपने सेट कर दी पेज लोड होने पे, जबकि प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यहाँ से पास करेंगी, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। ये 3 प्रॉपर्टीज़, जैसे आपको पता है ये 3 नाम सेम होने चाहिए, ये 3 नाम सेम होने चाहिए। तो आपने इस तरह करके पैरामीटर करके इसको पास कर दिया, एट्रीब्यूट करके पास कर दिया, तो वो एज अ प्रॉपर्टी रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 प्रॉपर्टियाँ डालें और यहाँ सिंपली डिस्प्ले करा दी कि प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, इसको ब्रैकेट, करली ब्रैकेट इस तरह, और दिस डॉट प्रॉप्स, दिस डॉट प्रॉप्स यानी इस पेज के जो प्रॉप्स हैं वो डॉट नेम यहाँ डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन ये। तो ये आप इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी और स्टेट को एक ही कंपोनेंट के अंदर लेके और उनको डिस्प्ले करवाया। और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ से आपने, जैसे हमने अभी कंपैरिजन में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा पास करती हैं, सब कंपोनेंट में, कंपोनेंट्स में, और स्टेट जो होती है वो ऐसा नहीं करती। तो स्टेट आपने देखा कि स्टेट हमने यहाँ पर मेंटेन करी और स्टेट पे डेटा सेट कर दिया, लेकिन पैरम जो प्रॉप्स होती हैं उसमें डेटा हमने बाहर से पास किया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को चलाते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है।
ठीक है, देखिए आपका लिखा प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद जो भी आपने नाम दिया, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया और फिर प्राइस और इस तरीके से स्टेट की वैल्यू जो आपने अंदर से सेट की थी वो इस तरीके से स्टेट और ये। तो ये आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी एग्जांपल्स के अंदर भी हम इसी तरीके से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं इवेंट्स। इसमें इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से होती है। सिंपल इवेंट हैंडलिंग देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इवेंट हैंडलिंग देख लेंगे। सिंपल इवेंट हैंडलिंग क्या है कि आपने एक क्लास बिल्कुल उसी तरह कंपोनेंट बनाया, उसका नाम रखा। अच्छा, ये काम सारे स्टेट आपको पता है कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक स्टेटफुल एक स्टेटलेस। तो जो स्टेटफुल होते हैं आपको पता है वो क्लास वाइज हमने बताया था आपको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स से ही ड्राइव होंगे और उसके अंदर फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जबकि स्टेटलेस होते हैं उसके अंदर आप चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लिमिटेशन होती है, वो इनलाइनर होता है। तो स्टेटफुल जितने भी हम उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो आपने लिखा एक मैंने इवेंट की क्लास बना दी माई इवेंट वन, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें आपने सारे पहले लिख दी, सुपर लिख दिया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ये मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये क्या हो रहा है। आपने सिंपल एक फंक्शन बनाया बटन क्लिक और इसके अंदर एक हैंडलर पास कर दिया और लिख दिया कि बटन क्लिक हुआ है, इसको कॉन्सोल पे भी प्रिंट करवा दिया। और फिर रेंडर के अंदर गए, फिर आपने डिव लिखा, HTML बनाई और एक ऑन क्लिक। अब देखिए ये जो नाम है ना, ये आपने कैमल केसिंग यूज़ करना है। अगर आप ये नाम कैमल केसिंग यूज़ नहीं करेंगे तो आपका एरर आएंगे। तो आपने कैमल केसिंग का ख्याल रखना है, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैमल केसिंग। तो आपने कहा ऑन क्लिक के ऊपर दिस डॉट बटन हैंडलिंग, यानी ये कॉल कर लो और ये कॉल कर लो। तो ये इसको आपने बाइंड भी कराना पड़ेगा। तो ये इस मेथड को आपने यहाँ पर बाइंडिंग लिख दी है। जब भी कंस्ट्रक्टर हो तो तुम बाइंड कर लो इस मेथड को अपने पास, ठीक है। और फिर इस तरीके से जब ये बन जाएगी क्लास तो सिंपल माइक इवेंट। तो आप देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। देखिए आपके सामने एक बटन नज़र आ रहा होगा और उसको मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसमें लिखा आ गया क्लिक और आपने नीचे देखा कि बटन क्लिक ये भी कॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये दोनों लाइनें कॉल हो गई हैं। किस तरीके से बटन के क्लिक के ऊपर आपने एक बटन का हैंडलर लिखा, उस हैंडलर ने ये चीज़ें कर दी और उसको ऊपर बाइंड कराना पड़ा, ठीक है। आप इसको इन अंदर भी बाइंड करा सकते हैं। आप ये नहीं कि ज़रूरी नहीं यहाँ करें, बल्कि आप दिस डॉट हैंडल डॉट BIND बाइंड और फिर इसके बाद आप इस तरीके से आप यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। जब आपने क्लिक किया और दबाया ये इस तरीके से भी काम कर रहा है। तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर भी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं थोड़ी सी बेहतर फॉर्म में। इवेंट्स को देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसमें हमने किया ये है कि दो बटन बनाया है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करना है कोड को, सबसे पहले आप यहाँ रेंडर में जाया करें। रेंडर में गए, आपने दो बटन बनाए हैं, ठीक है। एक का नाम रख दिया अप, एक का नाम रख दिया डाउन और उनके अंदर एक फंक्शन बटन के ऊपर ऑन माउस मूव के ऊपर आपने इवेंट लगाना है, ठीक है। तो आपने दो इवेंट बना दिए, एक का नाम रख दिया अप इवेंट और एक का नाम रख दिया डाउन इवेंट, ठीक है। और अप एंड डाउन इवेंट आपने लिख दिया और उसके अंदर आपने सिंपल अप के अंदर क्या किया कि एक स्टेट का वेरिएबल भी ले लिया, उसके अंदर एज लेके आपने उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी, ठीक है। अब स्टेट की वैल्यू आपने क्या की कि अप के अंदर जैसे आपने क्या किया कि जो भी एज की वैल्यू वो लो और दोबारा से सेट कर दो स्टेट के अंदर। इसी तरीके से आपने क्या किया कि ए जो डाउन है उसके अंदर -1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया और ये दोनों इवेंट्स को यहाँ बाइंड करवा दिया और स्टेट की वैल्यू को 0 के साथ सेट कर दिया। और फिर इसके अंदर इस सिंपल रेंडर डॉट डाउन के अंदर इसको आपने इवेंट को जो भी आपके पास कंपोनेंट की क्लास है उसको आपने सेट कर दिया। इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये देखिए एज इस वक्त 0 है, इनिशियलाइज टाइम पे आपने यहाँ डिस्प्ले भी करवाई हुई है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा एज इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास 0 है तो आपने सेट किया। जैसे ही आप अप पे जाएंगे माउस ओवर लाएंगे तो आप ये देखिए वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। जैसे आप माउस को मूव करते रहेंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, डाउन पे चलेंगे तो ये डाउन होती चली जाएगी। तो ये इवेंट एज की वैल्यूज़ को सेट भी करता जा रहा है और ये माइनस भी करता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप दो इवेंट लगा के इनकी वैल्यूज़ को माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। मेक सेंस। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इवेंट की।
इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने एक बटन ले लिया टॉगल, ये भी बहुत सिंपल सी है, थोड़ा सा इसमें आपको दो तीन चीज़ें और समझ आएंगी। इसमें भी सिंपल, आपने टॉगल का एक बटन ले लिया, सिंपल एक बटन ले लिया टॉगल। टॉगल से मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टाइम उसमें कुछ और वैल्यू होगी, सेकंड टाइम कुछ होगी। तो आपने जैसे एक बटन लिया, ऑन क्लिक उसका लगाया, उसका हैंडलर आपने ऑन क्लिक लेके और आपने सेट स्टेट के अंदर दबा दिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक स्टेट के नाम से वेरिएबल लेके उसके अंदर वैल्यू सेट करवा दी। अच्छा, अब इसमें क्या किया कि आपने फील्ड ले ली इस टॉगल ऑन। तो इस टॉगल ऑन आपने सेट कर दिया, तो आपने लिखा इस टॉगल ऑन की जो स्टेट है जो भी है फॉल्स में, यानी आपने एक तरीके से इफ कंडीशन लगा दी, अगर वो फॉल्स आ रहा है तो ये ट्रू कर दो, और ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर दो, सिंपल। तो ये आप इसको इफ कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं कि आप वैल्यू को इफ लगा दें। इस तरीके से मैं देख के बता देता हूँ आपको। ये आपने लिखा है इस टॉगल ऑन। तो अगर आपने टॉगल ऑन है तो आप इस टॉगल ऑन को पॉज कर दें, और एल्स में इस टॉगल ऑन ट्रू कर दें, ठीक है। तो आपने ट्रू इसकी वैल्यू के ऊपर इसको फॉल्स कर दिया, और फॉल्स के ऊपर सेट ट्रू कर दिया, बस ये आपने यही काम सारा कुछ, और उसको सेट भी करवा दिया। तो सेट अगर आपने करवाना है तो आप इस तरह लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर यूँ लिखेंगे इस TOGG वाली टॉगल ऑन, और फिर उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू है इस TOGG इस तरीके से। तो ये सारी लाइनों का कोड जो है ना, ये 4-5 लाइनों का कोड उसने एक ही दफ़ा लिख दिया, दिस डॉट सेट स्टेट, और फिर इसका एक सेट नाम लिया, उसका सेट किया। या आप कुछ भी नाम सेट कर सकते हैं, यूँ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन फिर यूँ करना पड़ेगा आपको। और फिर इसके बाद इसका ये ऑपरेटर यूज़ किया, फिर गोल ब्रैकेट लगा के आपने जो भी लिखना है, मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सिंपली क्या किया कि बटन बनाने के बाद इसके एग्जाम्पल को डिस्प्ले करते हैं, फिर समझ आएगा मज़े। ये देखिए, आपके पास लिखा है ऑन, आपने दबाया तो ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। ये टॉगल वाला काम कर रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है कि जो उसकी वैल्यूज़ हो वो यहाँ पर बटन के नाम को वही डिस्प्ले करा दो। ये देखिए इनलाइन ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये भी इफ स्टेटमेंट है कि इफ स्टेट डॉट इस टॉगल इज इक्वल टू ट्रू है तो ऑन दिखाओ, वरना ऑफ दिखाओ। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, ये यूज़ करेंगे आप तो इफ़ के साथ ट्रू कंडीशन में ये और फॉल्स में ये, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट के ज़रिए से जो है ना वो आप बटन को टॉगल फंक्शनलिटी दे सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये अभी हमने देख ली। अच्छा, अब अगली एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल्स और रह गई हैं बस। आपको एक और एग्जांपल देखते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग ये होती है कि आप कोई कंडीशन लगाएं और फिर रेंडर करें। जैसे मैंने एक यूज़र ग्रीटिंग के नाम से फंक्शन बनाया हुआ, उसके अंदर लिखा है प्रॉप्स और उसमें लिखा है वेलकम बैक। फिर गेस्ट ग्रीटिंग बनाया हुआ है, उसमें प्रॉप्स लिखा है, उसमें लिखा है प्लीज़ साइन इन। फिर एक मैंने तीसरा फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने ग्रीटिंग लिखा है, और फिर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी के अंदर मुझे इस लॉग्ड इन मिलेगा कुछ, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि अगर इस लॉग्ड इन मिलता है तो मुझे यूज़र ग्रीटिंग दिखा दो, ट्रू मिलता है तो ये दिखा दो, फॉल्स मिलता है तो आप ग्रीटिंग दिखा दो। तो सिंपल ग्रीटिंग का मैंने कंट्रोल रेंडर किया, ये ग्रीटिंग का, और इसमें इस लॉग्ड इन ट्रू पास कर दिया, ठीक है। मैं पहले फॉल्स पास करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब मैंने फॉल्स पास करूँगा तो इसका मतलब है वो यहाँ जाएगा और फॉल्स में से ये वाला गेस्ट ग्रीटिंग प्लीज लॉगिन दिखाएगा, और उसके बाद जब मैं ट्रू पास करूँगा तो वो मुझे ये दिखाएगा। तो ये प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। अभी हम गए, ठीक है, तो अभी ये एक एरर आ गया है। अच्छा, देखिए प्लीज़ साइन प्लीज़ लॉगिन लिखा आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें फॉल्स पास किया। अगर आप इसमें ट्रू पास करेंगे तो आपके पास कौन सा नज़र आना चाहिए, वेलकम बैक, ठीक है। तो अब आप इसको सेव करें और उसके बाद आप इसे चलाएं तो आपको वेलकम बैक दिखा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं।
नंबर लिस्ट। ठीक है, तो नंबर लिस्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, नंबर लिस्ट क्या किया हुआ है आपने, सिंपल अगर आपने कोई लिस्ट डिस्प्ले करवानी है तो देखिए आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से किया है। सिंपल आपने क्या किया है, मैप का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, उसके अंदर प्रॉप्स आएगी और वो नंबर्स के नाम से आएगी। देखिए यहाँ नंबर्स के नाम से आप पास कर रहे हैं और वो कोई एरे ले लिया आपने 1 2 3 4 5, अब वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब वो एरे यहाँ पर नंबर आ गई, उसको आपने मैप का फंक्शन चलाया, आपने कहा कि मुझे एल आई के अंदर वो नंबर डिस्प्ले करवा दो। और की क्या है कि उसके अंदर एक की का पैरामीटर देके उसका एक नंबर को यहाँ डिस्प्ले भी करा दें, यानी की देना ज़रूरी होती है एलिमेंट के अंदर, वरना वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। वो ये है कि हर एलिमेंट की होनी चाहिए ताकि उसको बाद में एक्सेस करने में आसानी हो सके। और यहाँ पर सिंपल जैसे ही इसका पूरा कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर जो है ना इस फंक्शन के अंदर रिटर्न के अंदर जाके आप सिंपली कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। अच्छा, आपने नंबर पास किए थे, इसने क्या किया, एल आई यू आई के टैग बना के इसको आप इसके एच टी एम एल से भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए यू आई का टैग लगा हुआ है और फिर एल आई के टैग लगे हुए हैं और फिर एल आई के टैग के अंदर इस तरीके से वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब इस एग्जाम्पल के बाद अगर अभी हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर्म्स को देख लेते हैं। ये फॉर्म अगर आपने इस पर डिस्प्ले करवाने हैं तो वो किस तरीके से होंगे। अच्छा, देखिए फॉर्म बनाने के लिए सिंपल सा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म किस तरीके से आएगा। फॉर्म में देखिए आपको नज़र आ रहा है नेम और ईमेल और एक सबमिट का बटन है। ठीक है, अगर आप ये जाएँ तो सिंपल सा इसमें आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म की एग्जांपल के अंदर हम आपने एक फंक्शन एक फॉर्म ले लिया, माय फॉर्म क्लास बना ली, उसको एक कंपोनेंट बनाया, सुपर बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक आपने दो फील्ड ले ली, तो आपने ले लिया नेम और ईमेल। ठीक है, और उसके बाद आपने दो फंक्शन बनाए, एक हैंडल सबमिट, एक हैंडल चेंज। हैंडल सबमिट तो आपको समझ आता है कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। और हैंडल चेंज ये होता है कि जब भी आपके कोई भी कंपोनेंट की वैल्यू कोई भी आप टाइप कर रहे हैं, लेट्स सपोज नाम में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ फ़ौरन की फ़ौरन करस्पॉन्डेंसली आपकी जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल स्टेट है उसमें सेट हो सके। तो इसके लिए आपने हर एक जैसे अगर 10 फील्ड है तो 10 आपने हैंडल चेंज नहीं लिए हुए, बल्कि एक ही हैंडल चेंज से ये काम कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से किया है। देखिए सबमिट में तो सिंपल आपने लिखा हुआ है कि फॉर्म सबमिटेड हुआ है, तो उसमें जो भी स्टेट की वैल्यूज़ हैं वो आपने डिस्प्ले करवा ली। स्टेट आपने दो नेम और ईमेल ले ली और उसके बाद हैंडल यहाँ पर आपने फॉर्म लिया ऑन सबमिट। देखिए कैमल केसिंग यूज़ हुई है और दिस डॉट हैंडल सबमिट कॉल किया हुआ है और यहाँ पर आपने सिंपल नेम लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपने उसका नाम यहाँ पर नाम लिया हुआ है। तो ये नाम आपने अलग अलग ले लिए, स्टेट डॉट नेम और स्टेट डॉट ई मेल। यहाँ आपने सेट कर दिया कि ये वैल्यू सेट करना और ऑन चेंज के ऊपर हैंडल दोनों के ऊपर सेम पैसा लगा दिया और यहाँ सिंपल बटन लिख दिया। और यहाँ जब गए तो यहाँ आपने ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि हैंडल चेंज जब आया तो मैंने ये दोनों चीज़ें उठा ली, टारगेट नेम और टारगेट वैल्यू। उसको मैं अगर ये खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद सेट स्टेट में सेट कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से इसकी वैल्यू सेट होती है। अब लेट सपोज कि मैंने लिखा कोई भी नाम, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास फ़ौरन इसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास वो जो मेथड है सेट स्टेट का वो कॉल हो रहा है हर ऑन चेंज पे। और फिर जैसे मैंने ईमेल सेलेक्ट करी तो फ़ौरन इसने ईमेल दिखा दिया। अब यहाँ ईमेल और नाम दोनों आ रहे हैं, तो इसको सेट स्टेट में इस तरह सेट किया कि करली ब्रैकेट के अंदर ये लिखा। और फिर चूंकि नाम भी है, नाम चूंकि आपको पता है कि अगर आप खाली नाम रखेंगे यहाँ पर नेम लिखेंगे तो वो ये समझेगा कि नाम के, तो ये इसको भी वेरिएबल बनाने के लिए क्रॉस चौकोर का ब्रैकेट यूज़ किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया गया है। और यहाँ पर सिंपल इसकी वैल्यूज तो ये दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये दोनों सेट हो जाएंगे। जैसे ही आपने सेट कर दिया तो आप सबमिट दबाया, सबमिट के ऊपर आपने दिखा दिया कि ये फॉर्म सबमिट हुआ है और सबमिट के अंदर वही जो भी वैल्यूज़ थी वही आपने डिस्प्ले करवा दी। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से काम कर रही है कि आपने नाम और वैल्यू दोनों उठा ली और दोनों वैल्यूज़ को सेट के अंदर इस तरह पास कर लिया। पहले करली ब्रैकेट में पास करते हैं, लेकिन चूंकि पहली चीज़ नेम होती है वो हार्ड कोड होती है, अगर उसको वेरिएबल बनाना है तो इसको क्रॉस ब्रैकेट लगा के कर दिया और बाकी हैंडल सबमिट पे वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इस तरह आप कोई भी फॉर्म
बना सकते हो, उसमें वैल्यूज़ एंटर करा सकते हो, उसकी वैल्यू स्टेट की वैल्यूज़ के हिसाब से अपडेट करके उस फॉर्म को सबमिट करा सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। और ये मेरे ख्याल से लास्ट एग्जांपल है। और ये है कंटेनमेंट। ठीक है, कंटेनमेंट ये होती है कि अगर आपने कोई एक कंट्रोल आपने बनाया हुआ है और उसके अंदर मज़ीद 2 कंट्रोल आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल से एग्जांपल ले लिया, आपने एक फंक्शन बनाया लेफ़्ट के नाम से, उसमें आप लेफ़्ट पैनल बना दिया, राइट पे गए तो राइट पैनल बना दिया, और इसी तरीके से आपने पैनल बना लिया, उसके अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों डाल दिए। तो अब सिंपल सा ये जो पैनल का फंक्शन है, इसको आप सिंपली अडॉप्ट कर लेंगे और काम हो जाएगा। तो अगर आप इसको सेव करें और देखें तो इसका क्योंकि CSS नहीं लगी हुई, लेकिन आपको सिंपल सा नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट और राइट दोनों पैनल आपके पास एक ही उसमें नज़र आ गए। तो अगर आप इसको देखें एग्जांपल में तो आपको नज़र भी आएगा। देखें, 2 डिप बने हुए और दोनों के अंदर पी करके ये दोनों लेफ़्ट और राइट पैनल बने हुए। तो होपफुली गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब आप यहाँ रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न होगा, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्ले करवा दें। यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको, आप इस तरह नहीं लिख सकते। आपने लिखा कि H1 और आपने कह दिया कि ठीक है, तो ये अगर आप रिटर्न के अंदर इस तरह ये लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे अगर रिटर्न और यू, तो ये कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 टैग्स को यूज़ कर लिया है एक साथ अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपने डिफ का टैग लगाना पड़ेगा और वो ही डिफ के टैग के अंदर ही इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काम होगा, क्योंकि सिंगल टैग जो है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए, मल्टीपल टैग्स भी सिंगल टैग के अंदर ही होने चाहिए। तो होपफुली गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये एग्जांपल्स हमने देखी हैं बहुत सारी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपको रिएक्ट जेएस की जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएंगी। तो आप रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ट्यूटोरियल्स में जाएं, तो ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके मैं दिखा देता हूँ आपको किधर है। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ये आपको दी हुई हैं। उसके अलावा आप इसकी ट्यूटोरियल तो ये इंस्टॉलेशन के बाद मेन कंसेप्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। हेलो वर्ल्ड किस तरह डिस्प्ले करना है, रेंडरिंग एलिमेंट्स किस तरीके से करने हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी एडवांस गाइड्स भी है, API रेफरेंस भी हैं, हुक्स भी हैं, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो होपफुली आपके जहन में कोई सवाल, तो होपफुली आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। और आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आपका साथ। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, एग्जांपल्स भी देख ली, और इसके थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत ये देखने का। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए।